हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड टैली के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएशन इन टैली। व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? First of all, we need to understand what is the chart of account. A chart of account is a financial organization tool that provides a complete listing of every account in the journal ledger of company, broken down into subcategories. मतलब ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट एक कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल टूल है होता है जो कि उस कंपनी के ईच एंड एवरी अकाउंट की कंप्लीट लिस्टिंग दिखाता है, कंप्लीट डिटेल दिखाता है इन जर्नल लेजर। और वो भी बहुत सारे ब्रेकडाउन, सब कैटेगरीज वाइज ब्रेकडाउन में। जैसे कि अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की भी बहुत सारे हम लोग लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मेन कैटेगरी टू से लेकर के सब कैटेगरीज लेजर तक की सारी डिटेल को चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिखाता है। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट हम टैली में कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी मुझे आपको बताना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट के दो वाइड सेगमेंट्स हैं। नंबर एक है बैलेंस शीट, नंबर दो है प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आता है वो उसमें दो तरीके के होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस के जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो होते हैं, उसमें टैली में क्या होता है कि टैली टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें एक लिस्ट ऑफ ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है। ये क्या चीज होती है? दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग ग्रुप्स अवेलेबल इन टैलीज डिफॉल्ट, and by using these groups we can create our subgroups and ledger in tally। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें ये अकाउंटिंग ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, लाइक बैंक, ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं टैली के डिफॉल्ट में। और इन्हीं ग्रुप्स का यूज करके हम सब ग्रुप्स बना सकते हैं और अपने लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे देखा कि यहाँ पर है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर एक ग्रुप है जो कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में मिलता है। सन्ड्री डेटर के अंदर के हम सब ग्रुप भी बना सकते हैं। सन्ड्री डेटर मीन्स क्या होता है कि हमारे कस्टमर्स, तो कस्टमर को हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, लिस्ट डाउन करना चाहते हैं। लाइक हमारा जैसे बिजनेस ये है कि हमारे पास वेरियस सिटीज में हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे हम लखनऊ में डिलीवर कर रहे हैं तो लखनऊ कस्टमर की लिस्ट हम सेपरेट चाहते हैं। और इलाहाबाद में हम डिलीवर कर रहे हैं तो इलाहाबाद के कस्टमर की लिस्ट हम सेपरेट चाहते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे कि सन्डी लेटर के अंदर सब ग्रुप बना लेंगे, लखनऊ कस्टमर्स एंड इलाहाबाद कस्टमर। तो लखनऊ कस्टमर्स जब हम बनाएंगे देखेंगे तो जितने भी लखनऊ के कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो हम उसमें लखनऊ कस्टमर ग्रुप के अंडर में क्रिएट करेंगे। और इलाहाबाद कस्टमर की ग्रुप की लिस्ट हम इलाहाबाद कस्टमर के अंडर में क्रिएट करेंगे। और जब हम ये लिस्ट इस तरीके से क्रिएट करते हैं, ग्रुप सब ग्रुप वाइज कैटेगराइज कर देते हैं, तो हमारी रिपोर्ट्स में भी जो लेजर्स या ग्रुप्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी कैटेगरी वाइज आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली में ग्रुप क्रिएशन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टैली में ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टैली की स्क्रीन आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर पार्ट ये है। सबसे पहला गेटवे ऑफ टैली में जो स्क्रीन है वो है मास्टर। मास्टर्स में आप देख रहे हैं कि क्रिएट एंड ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिएट से। क्रिएट का मतलब ये होता है कि हम जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट, जो भी मास्टर्स बनाना चाहते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर हो या इन्वेंट्री मास्टर हो, हम क्रिएट के थ्रू करते हैं। ऑल्टर ऑप्शन का पर्पज ये होता है कि जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो भी मास्टर्स हम टैली में बना चुके हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो हम ऑल्टर ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट का जो पर्पस है, इसमें जो भी मास्टर्स बने हुए हैं, चाहे वो इन्वेंट्री के हों या अकाउंटिंग मास्टर्स हों, वो सारे अपनी ब्रॉड कैटेगरी के साथ में, ब्रॉड हायरार्की के साथ में आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो आप उसकी
पूरी प्रॉपर हायरार्की देख सकते हैं, लाइक एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर लेजर्स। तो एक ये प्रॉपर हायरार्की मिलती है जो कि हम देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्रिएट ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग, मैंने क्या किया, आप एरो की प्रेस करके क्रिएट ऑप्शन पर आए हैं, उसको सेलेक्ट किया है और एंटर की प्रेस करेंगे तो क्रिएट ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो क्रिएट ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट ग्रुप्स, लेजर, कॉस्ट सेंटर एंड करेंसी। दिस इज सिमिलरली, बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पर दिख रही हैं, अकाउंटिंग मास्टर, देन इन्वेंट्री मास्टर, देन स्टैट्यूटरी डिटेल। और उसकी सब कैटेगरीज में अगर देखेंगे तो अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप, लेजर, कॉस्ट सेंटर, करेंसी एंड वाउचर टाइप से, और इन्वेंट्री मास्टर्स में है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। सिमिलरली स्टैट्यूटरी डिटेल में जीएसटी डिटेल एंड पैन कार्ड डिटेल। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को हमने सेलेक्ट किया है बाई अप एरो की, और हम प्रेस कर एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सन्डी डेटर ग्रुप के अंदर हम वेरियस टाइप के सब ग्रुप बना सकते हैं। नॉट ओनली सन्डी डेटर, किसी भी ग्रुप में हम उसके सब ग्रुप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नेम लिखेंगे, लाइक लखनऊ कस्टमर्स, लखनऊ कस्टमर्स एंटर करेंगे। एलियास का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी में अपने लेजर्स को कोई कोड प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो कोड यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोड ये यूनिक होते हैं, तो एक कोड हम मल्टीपल ग्रुप्स या लेजर को असाइन नहीं कर सकते हैं। देन एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अंडर ऑप्शन में आते हैं आपके सामने वही 29 प्री डिफाइंड ग्रुप्स आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन ग्रुप्स में से आप चूज कर सकते हैं अपना रिस्पेक्टिव ग्रुप। और ये ग्रुप आप अगर आप देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। आप ग्रुप के नाम को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, या अप एंड डाउन एरो की से स्क्रॉल डाउन करके आप रिस्पेक्टिव ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने डाउन एरो की प्रेस करके सन्डी डेटर ग्रुप को सेलेक्ट किया और एंटर किया तो सन्डी डेटर ग्रुप सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि लखनऊ कस्टमर अंडर सन्डी डेटर ग्रुप के क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लखनऊ कस्टमर सन्डी डेटर ग्रुप का सब ग्रुप है। बाकी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आगे हम आपको, इन ऑप्शंस का यूज है और इनका कुछ पर्पस है, वो आगे हम एज एंड व्हेन जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बताता रहूंगा, राइट। तो हमने ये सारे ऑप्शंस को एज इट इज छोड़ दिया और हमने एंटर करके सेव करा दिया। तो जैसे ही एक्सेप्ट यस एंटर की प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्रुप या सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप इससे वापस जाने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे। जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे ये आपसे टैली आपसे पूछता है कि आपको क्विट करना है, आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। देन हम लोग चलते हैं लेजर्स पे। तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन को सेलेक्ट किया मैंने डाउन एरो की से, एंटर किया तो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करके मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ एक वेरियस लेजर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हम एक कस्टमर का लेजर बनाने जा रहे हैं, ट्रिपल ए कंप्यूटर ट्रेडिंग एजेंसी, ट्रिपल ए कंप्यूटर ट्रेडिंग एजेंसी ये हमारा कस्टमर है। एलियास अगेन, यहाँ पर आप कस्टमर को कोई कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं यूनिक कोड तो वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप अंडर में आते हैं, अंडर में आते ही आपके सामने अगेन वो 29 कस्टमर्स की लिस्ट, 29 ग्रुप्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप अपने ग्रुप को भी देख सकते हैं जो आपने अपने सब ग्रुप बनाए हैं। तो जैसे कि ये कस्टमर अगर लखनऊ में बिलोंग करता है तो हम बाई डाउन प्रेसिंग डाउन एरो की हम जाएंगे और लखनऊ कस्टमर को यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे लखनऊ कस्टमर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो लखनऊ कस्टमर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन यस है। इसका पर्पज ये होता है कि अगर आप कस्टमर के आउटस्टैंडिंग को बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहें, मतलब यह है कि कस्टमर से जो भी आपको पेमेंट लेना है या जो भी अमाउंट आपको रिसीव करना है वो जो अमाउंट है कंसोलिडेटेड अमाउंट एज वेल एज नंबर ऑफ बिल्स, कितने बिल्स हैं और किस बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट आपका पेंडिंग है या बाकी है कस्टमर से लेने के लिए, वो डिटेल आपको बिल बाय बिल यस करने पे दिखाता है। और अगर आप इसको नो कर देंगे तो केवल कंसोलिडेटेड अमाउंट ही आपको मिलेगा।
देन डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर आपकी कंपनी में कुछ इस तरीके की पॉलिसी है कि आप कस्टमर को कुछ क्रेडिट पीरियड सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम कस्टमर को 15 डेज का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। 15 डेज का क्रेडिट पीरियड देने का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जब भी मटेरियल बाई करेगा उसके ठीक 15 डेज बाद उसको पेमेंट करना है। अगर वो 15 डेज के बाद पेमेंट नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो बिल ओवर ड्यू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप वो डिफाइन कर सकते हैं अगर है तो। देन चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, जैसे ही आप एंटर करके इस ऑप्शन पे आते हैं तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो होता है। इस ऑप्शन को अगर हम यस कर देते हैं तो क्या होता है कि टैली में जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस बनाने के टाइम पर आपको टैली प्रॉम्प्ट करता है कि इस कस्टमर का अगर कोई बिल ओवर ड्यू हो चुका है, राइट। आपने कस्टमर्स को बहुत सारे बिल सेंड कर रखे हैं और मान लीजिए कि कोई एक बिल ओवर ड्यू हो गया है, एक या दो बिल या मल्टीपल बिल्स ओवर ड्यू हो गए हैं जिसका कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, तो एट द टाइम ऑफ इनवॉइस आपको टैली प्रॉम्प्ट करेगा, पॉपअप मैसेज देगा। अब आपकी वहां पर आपको डिसीजन लेना है कि कस्टमर के बिल ऑलरेडी ओवर ड्यू है तो मुझे मटेरियल उसको देना है या नहीं देना है। देन जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कस्टमर को क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं उसकी। लाइक मैंने जैसे यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ, 1 लाख डाल देने से क्या होगा कि ये कस्टमर की आउटस्टैंडिंग कभी भी 1 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करेगी। जैसे ही 1 लाख के ऊपर एक्सीड करती है टैली उसकी बिलिंग को स्टॉप कर देगा, आप उसको फर्दर इनवॉइस नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप उससे पेमेंट रिसीव कर ले। देन यहाँ पे कंपनी का मेलिंग नेम हो जाता है और एड्रेस। ये जीएसटी में आपको मैं बता दूं कि कस्टमर का मेलिंग एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डिटेल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली में फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएसटी में अगर आप ई इनवॉइसेस में आ जाते हैं तो कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डिटेल और एज वेल एज उसका पिन कोड इंपॉर्टेंट होता है, डालना जरूरी होता है। क्योंकि ई इनवॉइसिंग के साथ साथ आपको ईबे बिल भी बनाना पड़ता है और ईबे बिल में जो डेस्टिनेशन है वो आपकी पिन कोड से मार्क होती है कि आपका पिन कोड कितना क्या है, उस एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड की जो डेस्टिनेशन है वो हमको डालना होता है और उसके बेस पे ईबे बिल बनता है, राइट। तो हम यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे, देन एंटर करेंगे। अगर मल्टीपल लाइन का एड्रेस है तो आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। देन कस्टमर किस स्टेट को बिलोंग करता है और उसका पिन कोड क्या है, तो उसका पिन कोड डालना इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में लेकर के डाल को यस करके डाल सकते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। ये ऑप्शन डालने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि इन फ्यूचर कभी आप अगर किसी भी तरीके का कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस मार्केटिंग एक्टिविटी में आपको कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिस्ट टैली से निकाल सकते हैं और उसके ऊपर वेरियस टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप मैसेजिंग या एसएमएस सेंडिंग इस तरीके का। और ईमेल एड्रेस निकाल कर अगर आपको मिल जाते हैं सारे कस्टमर के तो आप उनको एसएमएस ब्लास्ट या इस तरीके के कुछ टूल्स का यूज करके आप उनको वेरियस टाइप के मैसेजेस भेज सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल स्टोर कर रहे हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन टैली से मिल जाती है। अभी पैन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं इन केस अगर आप कस्टमर से कोई कोई बिल कर रहे हैं और उसके साथ में या किसी सप्लायर को कोई बिल आया और उसमें कोई टीडीएस का डिडक्शन करना है तो उस केस में आपको पैन नंबर डालना मस्ट हो जाता है। और पैन नंबर पड़ा होने से क्या होता है कि आप टीडीएस के डिडक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका डिडक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी के लिए। तो कस्टमर का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अगर कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप उसमें रेगुलर चूज करेंगे। अगर कस्टमर ने जीएसटी में रजिस्टर है लेकिन कंपोजिशन से ले रखा है तो आप उसको कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। अगर वो एंड यूजर है, कस्टमर है, तो आपको कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। और अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो आप उसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर होने के केस में उसका जीआईएसटीएन नंबर आपको डालना नेसेसरी हो जाता है। जीआईएसटीएन नंबर डालेंगे और अगर जीआईएसटीएन नंबर कुछ गलत है या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इस तरीके का एक वार्निंग मैसेज टैली देता है दैट जीआईएसटीएन इज इनवैलिड और
कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। आप सही जीआई स्टार नंबर डालें और आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, ये वार्निंग मैसेज है, ये आपको स्टॉप नहीं करेगा, आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये डिटेल फिल करते ही कस्टमर का लेजर क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली इतनी सारी डिटेल के साथ में आप ये ईच एंड एवरी कस्टमर की डिटेल फिल करेंगे। कस्टमर और सप्लायर क्रिएट करते वक्त उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल और उसका पिन कोड डालना बहुत मैंडेटरी है इस इन केस ऑफ ई इनवाइसिंग एंड ई वे बिल। तो वो आपको कस्टमर का पिन कोड नंबर लेकर के उसके मास्टर में आपको फीड करना है, राइट। तो इस तरीके से एक कस्टमर का लेजर क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से हम वेरियस लेजर्स बना सकते हैं। जैसे परचेज, तो परचेज का मतलब ये हुआ कि जब हम अब वेरियस अपने प्रोडक्ट्स को, जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम अपने अपने सप्लायर से बाई करते हैं। तो बाई करने के बाद उसकी परचेज एंट्री डालेंगे। तो वो परचेज जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस परचेज की वैल्यू को हमारा जो हम परचेज लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज लेजर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। आप परचेज अगर आप लोकल कर रहे हैं तो आप एक परचेज का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल परचेज का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप क्रिएट करना चाहें। लाइक अगर आप लोकल परचेज, लोकल विद इन स्टेट अगर परचेज कर रहे हैं तो आप परचेज लोकल बना करके सेपरेट लेजर बना सकते हैं। आउटसाइड स्टेट से अगर बाई कर रहे हैं तो परचेज इंटर स्टेट के नाम से एक लेजर बना सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया बाई कर रहे हैं तो परचेज इंपोर्ट के नाम से लेजर बना सकते हैं। टैली आपको फैसिलिटेट करता है, आप मल्टीपल लेजर बना करके भी ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं और एक लेजर बना करके भी ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। तो अपने परचेज का लेजर बनाया, यहाँ पे अंडर में आने के बाद आपको 1 सेकंड के लिए रुकना है और यहाँ से राइट हैंड पे जो डिस्ट अपीयर होती है उसमें से रिस्पेक्टिव ग्रुप को सेलेक्ट करना है बाई प्रेसिंग अप एंड डाउन एरो की। मैंने परचेज का अकाउंट सेलेक्ट किया और एंटर किया। इन्वेंट्रीज वैल्यू आर इफेक्टेड, यस करना इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली परचेज एंड सेल्स के लेजर में, क्योंकि जब भी आप कोई परचेज की एंट्री करते हैं और उसमें इन्वेंट्री डिटेल देते हैं तो टैली में ऑटोमेटिकली वो इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड हो जाती है और एट द टाइम ऑफ सेल वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। अगर हम इन्वेंट्रीज वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन को यस करेंगे तो इन्वेंट्री ऐड होगी, और अगर हम इस ऑप्शन को नो करते हैं तो टैली विल नॉट अलाउ यू, टैली आपको अलाउ नहीं करेगा इन्वेंट्री की डिटेल को फीड इन करने के लिए, राइट। देन आपको यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। ना तो ये डिस्काउंट का लेजर है ना ये इनवॉइस राउंडिंग है, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। इज जीएसटी एप्लीकेबल, अगर यहाँ पर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड। तो परचेज में जीएसटी एप्लीकेबल है तो हम एप्लीकेबल ले लेंगे। और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हम रिमेन्स नो रखते हैं, क्योंकि हम रेगुलर प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में हम बाकी की जीएसटी की डिटेल फिल करते हैं कि उसका परसेंटेज क्या है, उसका एचएसएन कोड क्या है, ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट लेवल पे डिफाइन करते हैं ना कि लेजर लेवल पे। तो इसको रिमेन्स नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसको गुड्स रखेंगे। और इस तरीके करके हमारा एक परचेज का लेजर क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स एलियासेस डाल सकते हैं, कोई कोड डिफाइन करना है कर सकते हैं। अंडर में आने के बाद हमको अगेन लिस्ट ओपन होती है, ग्रुप की लिस्ट ओपन होती है, इसमें से हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे बाई प्रेसिंग अप एंड डाउन एरो की। और इन्वेंट्रीज वैल्यू आर इफेक्टेड रिमेन्स यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर्स नो रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल अगेन हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, ये हम स्टॉक आइटम में ऑलरेडी फीड कर चुके हैं या करेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई इज गुड्स, तो टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेंगे और इस तरीके से हमारा सेल्स का लेजर क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली हमको जीएसटी के लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे सी जीएसटी। तो सी जीएसटी मीन्स होता है सेंट्रल टैक्स, और सीजीएसटी को अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हैं। तो हम यहाँ पर आप एरो की प्रेस करके मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट किया, एंटर किया। जैसे ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ ड्यूटी पूछता है टैली आपसे, आपको यहाँ पर जीएसटी लेना है। जैसे ही जीएसटी लेते हैं तो टैक्स टाइप पूछता है आपको और एक लिस्ट दिखाता है। इस लिस्ट में से सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो हम यहाँ से सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमने यहाँ पर नहीं डालनी है, वो हम स्टॉक आइटम पे डिफाइन करेंगे। और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और इस तरीके से सीजीएसटी का लेजर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम एसजीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट
टैक्स, और अंडर अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस टैक्स टाइप विल बी जीएसटी। देन स्टेट टैक्स, यहाँ से हम टैक्स टाइप हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स, परसेंटेज नहीं डिफाइन करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और एक्सेप्ट। देन अगर हम आउट ऑफ स्टेट या स्टेट के बाहर से बाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। आईजीएसटी अंडर अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी विल बी जीएसटी, टाइप ऑफ टैक्स विल बी इंटीग्रेटेड टैक्स, एंड परसेंटेज विल बी रिमेन 0, और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। इसी तरीके से वेरियस टाइप के एक्सपेंस के लेजर बना सकते हैं आप, जैसे डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट अगर मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे ही आप अंडर में आते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिला है, इसका मतलब ये कंपनी के लिए एक तरीके की इनकम है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जैसे ही इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करते हैं, इन्वेंट्रीज वैल्यू आर इफेक्टेड विल बी रिमेन्स नो, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे, और नॉट एप्लीकेबल। ये हमारा टैक्सेबल नहीं है, लेकिन टैक्सेबल ना होने की वजह से हमने इसको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दिया, लेकिन ये हमारे जीएसटी के एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में आता है, इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। और ये अप्रोप्रिएट टू गुड्स है या सर्विस है या बोथ है, तो हम बोथ ले लेंगे। इस ऑप्शन का पर्पस क्या होता है, क्यों हम इसको इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट वे में बताएं अगर हम आपको समझाएं, तो जैसे कि हमने 1000 रुपीज का कुछ मटेरियल बाई किया है और हमको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, तो 100 रुपीज के डिस्काउंट मिलने के बाद अगर हम इसको ऑप्शन को यस कर देते हैं, इसका मतलब है कि 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। 900 जो होगा हमारा वो एसेसिबल वैल्यू फॉर जीएसटी होगा, और जीएसटी हमारा 900 रुपीज पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो जीएसटी डिस्काउंट मिलने के बाद भी हमको जीएसटी 1000 रुपीज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसलिए डिस्काउंट को हम एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में रखते हैं, ताकि हमको जीएसटी डिस्काउंट की बात की वैल्यू पर पे करना पड़े, या डिस्काउंट की बात की वैल्यू पे जीएसटी चार्ज होता है। सिमिलरली डिस्काउंट पेड बनाएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और वेरियस टाइप के लेजर्स बना सकते हैं, लाइक सैलरीज। सैलरीज ये हमारा इनडायरेक्ट टाइप का एक्सपेंस है, तो हम अंडर ग्रुप में अगेन जा करके लिस्ट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे, और इन्वेंट्रीज वैल्यू नॉट एप्लीकेबल रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि हमारा सैलरीज पे किसी भी तरीके का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और ना ही ये एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में एप्लीकेबल होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और सेव करा देंगे। तो इस तरीके करके हम लोग वेरियस टाइप के लेजर्स बनाते हैं, चाहे वो इनकम के हों, एक्सपेंस के हों, परचेज हो, सेल्स हो, वेरियस टाइप के लेजर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएशन के बाद हम एस्केप करेंगे, कैसे बाहर से बाहर जाना है अगर, तो एस्केप की प्रेस करेंगे, एंटर आपसे टैली पूछेगा क्विट करना है, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप क्विट हो जाएंगे। फिर आता है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स का यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पर करते हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी में या किसी भी कंपनी में कॉस्ट सेंटर के बहुत ही वाइड यूज है। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि कॉस्ट सेंटर का यूज क्या होता है, कि एक ट्रेडिंग कंपनी में आपके पास मल्टीपल सेल्स पर्सन है जो कि मार्केट में जा करके सेल्स कर रहे हैं, तो हमको हमको एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर हमको उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, किस सेल्समैन ने कितनी ज्यादा सेल करी है, राइट। तो किस सेल्समैन की सेल सबसे ज्यादा है, किस सेल्समैन का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये देखने के लिए हम सेल्समैन को एज ए कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। तो हमने कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट किया और एंटर किया, आपके पास कॉस्ट सेंटर क्रिएशन की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर हम हम बनाते हैं, सेल्स पर्सन का नाम यहाँ डालते हैं, लाइक अनुज श्रीवास्तव, ये हमारे सेल्स पर्सन है। यहाँ पर जब आप अंडर में आते हैं तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर आता है। यहाँ पर भी कोई लिस्ट ओपन नहीं होती है, केवल एक प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट यस यस। इसी तरीके से हम
दूसरा सेल्समैन क्रिएट कर लेते हैं अंडर प्राइमरी। इस तरीके से जितने भी सेल्समैन हो आप अपने टैली में क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अगेन स्केप करेंगे, बाहर जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है करेंसीज एंड वाउचर टाइप। वाउचर टाइप्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग ट्रांजैक्शन सेंटर करेंगे। और करेंसीज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि करेंसीज कैसे क्रिएट करते हैं और क्या यूज है, वो जब हम आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस बताएंगे उस वक्त हम आपको करेंसीज एक्सप्लेन करेंगे कि करेंसीज को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से वेरियस टाइप की करेंसीज क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डॉलर्स और येन और एनी अदर करेंसीज। किसी भी तरीके की करेंसी को आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके एक्सचेंज रेट के साथ में उसका कैलकुलेशन टैली में कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं, ये हो गया अकाउंटिंग मास्टर। अब हम आते हैं इन्वेंट्री मास्टर में। इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं ये हम समझते हैं। स्टॉक ग्रुप बेसिकली क्या होता है, हम जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं उसको हम अपने टैली में कैसे कैटेगराइज करें, किस तरीके से उसकी कैटेगरी करें, किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग चाहते हैं, वो हमको उसको करने के लिए हमको स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे होता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट किया है, एंटर की प्रेस करेंगे तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का मेन्यू आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जो अपना बिजनेस है उसमें हम लोग कंप्यूटर पेरिफेरल्स में डील करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप और इस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्रॉड कैटेगरी वो हो जाएगी कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स भी कई तरीके के होते हैं, यहाँ पे अंडर में आएंगे, अगेन आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट में दिखेगा कि ये यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं है, केवल एक ही ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे पूछता है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। यस, इसका मतलब ये होता है कि क्या आप इस ग्रुप के अंदर आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं या आइटम ऐड करना चाहते हैं या सब ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जीएसटी की डिटेल भी फीड इन कर सकते हैं। तो अगर मान लें कि यहाँ पर हम जीएसटी की कोई डिटेल फीड कर देते हैं लाइक 18%, तो इस ग्रुप में को बिलोंग करने वाले सारे आइटम का जो जीएसटी रेट है वो 18% हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे चाहे डिफाइन कर सकते हैं या आप आइटम पर भी डिफाइन कर सकते हैं। राइट, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में दूसरा ब्रॉड कैटेगरी या सब ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं, जैसे ऑल इन वन। एक कंप्यूटर्स की एक कैटेगरी है ऑल इन वन। ऑल इन वन लिया मैंने, देन अंडर में आए। अब अंडर में आपको राइट हैंड साइड में दो ग्रुप ब्रॉड कैटेगरीज दिखेंगी, प्राइमरी एंड देन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो ऑल इन वन है वो कंप्यूटर की सब कैटेगरी है, इसीलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर सब कैटेगरी में अब कंप्यूटर के अंडर में क्रिएट कर लेते हैं। अब हम ऑल इन वन में भी सब कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे हम एचपी के ऑल इन वन भी सेल करते हैं और सैमसंग के भी सेल करते हैं, डेल के भी सेल करते हैं। तो इस तरीके से एचपी ऑल इन वन, एचपी ऑल इन वन बनाया, अंडर प्राइमरी में आए। अब आपको यहाँ पर तीन कैटेगरी दिखा रहा है, प्राइमरी, ऑल इन वन एंड कंप्यूटर। क्योंकि ये ऑल इन वन है इसीलिए हम इसको सब कैटेगरी में जो रखेंगे वो, और ये जो होगा सब कैटेगरी ऑफ ऑल इन वन होगा। तो पहली कैटेगरी हो जाएगी कंप्यूटर, देन सेकंड कैटेगरी हो जाएगी ऑल इन वन, देन थर्ड सब कैटेगरी या सब ग्रुप हो जाएगा एचपी ऑल इन वन। इस तरीके से हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप वेरियस टाइप के सब ग्रुप और सब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगेन वापस जाने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे, क्विट, एंटर की प्रेस करके यस करेंगे। देन हम आ जाते हैं कैटेगरीज में। कैटेगरीज बेसिकली क्या होती हैं कि हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लाइक हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स में डील कर रहे हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं। हमारे पास प्रीमियम प्रोडक्ट है जो फीचर के बेस पे या प्राइस के बेस पे प्रीमियम है। देन मिडिल लेवल कर हैं, लाइक बी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। बी ग्रेड का मतलब ये हो गया, मिडिल लेवल का मतलब होगा कि इनके नॉर्मल प्राइस है नॉर्मल फीचर के साथ में। देन लोअर ग्रेड। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग स्टॉक कैटेगरी में चलते हैं बाय प्रेसिंग एंटर की। यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्रेड, या जो भी नाम आप देना चाहें, ग्रेड ए। यहाँ पर अगेन अंडर में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट प्राइमरी, तो हम प्राइमरी सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। देन ग्रेड बी, आपने ग्रेड बी लिया, अंडर अगेन यहाँ पर दो दिखाएगा, आप प्राइमरी एंड ग्रेड ए।
हम इसको अगेन प्राइमरी में ले लेंगे। देन ग्रेड सी, मैंने ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी बनाया है। आप इसको प्रीमियम, मीडियम या लोअर बनाकर हो सकते हैं, या जो भी नाम या जो भी, इंटायरली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नॉमिक नेचर यूज करना चाहते हैं। वो नॉमिक नेचर यूज करके आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। वापस चलते हैं अगेन गेटवे ऑफ टैली मास्टर क्रिएशन में, स्केप करेंगे, क्विट, यस, एंटर की प्रेस करेंगे, कैटेगरी हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को बनाने से पहले हम लोग को यूनिट ऑफ मेजर बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट ऑफ मेजर में पहले बनाते हैं, देन स्टॉक आइटम सीखेंगे। तो पहले चलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में आप देखेंगे पहला ऑप्शन लिखा है टाइप, जिसमें लिखा हुआ सिंपल। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप बैक स्पेस की प्रेस करके यहाँ पर जाते हैं तो आपको दो टाइप दिखाएगा, सिंपल और कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो तरीके की यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंपल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं और दूसरी कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल यूनिट्स नॉर्मल ट्रेडिंग और नॉर्मल कंपनीज के लिए यूज होता है। कंपाउंड यूनिट्स को हम लोग बहुत स्पेशल केसेस में यूज करते हैं, बहुत जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कुछ इस तरीके की यूनिट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं सिंपल यूनिट। तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, देन हम प्रोडक्ट को किस यूनिट में मेजर करते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लाइक हमारा जो कंप्यूटर ऐसा जो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं वो कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, तो मोस्टली वो नंबर्स या पीसेस में डील होता है या वो मेजर होता है। तो हम उसको यहाँ पर हम अपनी चॉइस के हिसाब से नंबर्स ले लेते हैं। तो ये सिंबल हो गया। देन फॉर्मल नेम, इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल नेम डिफाइन करें, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मल नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर्मल नेम केवल उस यूनिट का फुल नेम होता है, लाइक नंबर्स। देन यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी। यूक्यूसी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टेबल ओपन होती है, लिस्ट ओपन होती है। तो जैसे आपने नंबर्स चूज किया है तो जैसे ही आप यहाँ पर नंबर्स ले सकते हैं। अगर यहीं पर आपने पीसेस चूज किया होता तो आप पीसेस चूज कर सकते थे, या पैक्स चूज कर सकते थे, या पेयर चूज कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे नंबर लिया है तो हम यहाँ पे नंबर चूज कर देंगे। आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं या डाउन एरो की प्रेस करके वहां तक जा सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। तो हमने नंबर चूज कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, बेसिकली नंबर्स में पेयर्स, पीसेस और पैक्स में डेसिमल प्लेसेस रिमेन्स जीरो ही रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसको कि आप लीटर में, मीटर में या मैट्रिक टन्स में अगर आप मेजर करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उस केस में आपको यहाँ पर चूज करना होता है कि हमको डेसिमल प्लेसेस दो यूज करने हैं या तीन यूज करना है या एक यूज करना है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर आपने डेसिमल प्लेसेस दो दे दिया है और इन फ्यूचर आपको लगता है कि दो डेसिमल प्लेसेस की हमको जरूरत नहीं है, हमको तीन की जरूरत है, तो डेसिमल प्लेसेस किसी भी मोमेंट पे इंक्रीज किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन सिस्टम में आइटम क्रिएट हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो फिर डेसिमल प्लेसेस को हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपको यूनिट्स क्रिएट करते वक्त उसके डेसिमल प्लेसेस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही वॉइसली करना होता है। आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर बहुत ही वॉइसली यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। तो जैसे कि नंबर्स में इट विल बी रिमेन्स जीरो, हम इसको जीरो छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जितने तरीके की भी यूनिट्स में आप डील कर रहे हैं वो यूनिट यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। देन अगेन हम यहाँ से बैक करते हैं, वापस जाते हैं, एस्केप की प्रेस करेंगे, क्विट, यस, यूनिट क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम के क्रिएशन पे। तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, जैसे HP ऑल इन वन i5 एंड 21 इंचेस। तो ये बेसिकली हमारा एक प्रोडक्ट है। अगर हम उसको कोई कोड असाइन करना चाहते हैं तो वो कोड आप एलियास में असाइन कर सकते हैं। अगेन आपके कोड यूनिक होना चाहिए, सेम सेम कोड को हम मल्टीपल स्टॉक आइटम में असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप अंडर में आते हैं, अगेन आपके सामने टेबल ओपन होती है,
जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स आपने क्रिएट किए हैं वो इसमें लिस्ट डाउन हो जाते हैं। उसमें से हमको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि एचपी का ऑल इन वन है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे, एचपी ऑल इन वन में। यहाँ पर कैटेगरी में जैसे आप आते हैं, अगेन आपके सामने कैटेगरी की लिस्ट आ जाती है जो कि अभी हमने क्रिएट करी थी। तो हमारा किस ग्रेड का प्रोडक्ट है, मान लीजिए ए ग्रेड का, तो हमने ए ग्रेड ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिट्स, तो यूनिट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जो भी यूनिट्स क्रिएट करी हैं वो लिस्ट डाउन होती हैं, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी कोई यूनिट हमने क्रिएट करनी है और वो लिस्ट डाउन अभी हमने नहीं क्रिएट करी है और उसको हमको ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे हमने नंबर्स की यूनिट क्रिएट करी है और ये प्रोडक्ट को मान लीजिए हम कि पेयर्स में डील करते हैं या पीसेस में डील करते हैं और वो यूनिट यहाँ पर नहीं है, तो हमको बैक जाकर के यूनिट्स में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम क्रिएट ऑप्शन का चूज करके हम यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके के क्रिएशन को हम सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। ये चीजें आपके हर मास्टर्स पे एप्लीकेबल होती हैं। जैसे आप कैटेगरी में जाएंगे तो भी आप देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप अंडर में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको ऑप्शन मिलता है कि इन केस अगर आपने कोई कैटेगरी या कोई ग्रुप या कोई यूनिट आपने नहीं क्रिएट करी है, और ड्यूरिंग द आइटम क्रिएशन भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं या ऑलरेडी क्रिएटेड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट कंपोनेंट बीओएम, ये हम लोग समझेंगे जब कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बीओएम का क्या यूज होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में आप जाएंगे, स्पेस की प्रेस करने पे आपको एप्लीकेबल टी जो आती है वो तीन होती हैं, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड अनडिफाइंड। यहाँ पर हमको क्या चूज करना है, एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हम वाई प्रेस करके यस करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन आपको जीएसटी के पोर्टल पे जो एचएसएन कोड की लिस्ट होती है उसमें आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसका एचएसएन कोड मिल जाएगा। तो सेम डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। इसका एचएसएन कोड जो भी आपको वेबसाइट से मिला हुआ है, लिस्ट डाउन हुआ है, वो उसको आप उस लिस्ट में से लेकर के यहाँ पे डालेंगे। टैक्स डिटेल में टैक्स कैलकुलेशन टाइप जो होता है वो हम ऑन वैल्यू लेते हैं। और टैक्सेबिलिटी जो है, हमारे पास तीन तरीके की टैक्सेबिलिटी है, या तो हमको पता नहीं है अननोन लेंगे उस केस में, या एग्जम्प्ट है, या निल रेटेड है, या फिर टैक्सेबल है। तो हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, टैक्सेबल है, तो हम टैक्सेबल ले लेंगे। कितने परसेंट का जीएसटी एप्लीकेबल है, 18% का, तो जैसे हम यहाँ पर 18% डिफाइन कर देंगे। और अगर कोई सेस एप्लीकेबल है तो सेस भी परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं और एंटर करेंगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देन यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाईज में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं गुड्स, और गुड्स सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से वेरियस टाइप के स्टॉक आइटम्स आप अपने लिस्ट डाउन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और तो चलिए यहाँ से वापस चलते हैं, कैसे जाएंगे, अगेन एस्केप की प्रेस करेंगे और क्विट यस पूछेगा और क्विट। यहाँ से अब हम लोग समझते हैं लोकेशंस। लोकेशंस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे वेयर हाउसेज होते हैं। कि हम अगर ट्रेडिंग बिजनेस में है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बाई करते हैं और अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। एज एंड व्हेन कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम इनवॉइस कर देते हैं और उसके बाद अपने वेयर हाउस से कस्टमर के लोकेशन पर डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट को, राइट। तो उस केस में हमको अपने, अगर हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमने वेयर हाउसेस ले रखे हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम वेयर हाउस वाइज भी प्रोडक्ट की लिस्ट निकालना चाहते हैं तो टैली आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने लोकेशंस या वेयर हाउसेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप स्टॉक आइटम रख सकते हैं। और वेनेवर आपको चाहिए, जब भी आपको चाहिए, तो लोकेशन वाइज स्टॉक आपको मिल जाता है। तो उसके लिए हमको लोकेशन क्रिएट करना होता है। आप लोकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे बाई प्रेसिंग अप एंड डाउन एरो की, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो टैली आपको प्रॉम्प्ट मैसेज शो करता है कि मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। इसका मतलब यह है कि टैली में बाय डिफॉल्ट एक
ऑटोमेटिकली क्रिएटेड मेन लोकेशन के नाम से एक लोकेशन ऑलरेडी होता है। डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू, या तो आप मेन लोकेशन को ऑल्टर करना चाहते हैं या आप उसको नया लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेन लोकेशन रिमेन सेम रहे, हम अपने सेपरेट क्रिएट करेंगे, उस केस में आप क्रिएट न्यू ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम मेन लोकेशन का नाम ही चेंज कर लेते हैं, तो हम उसके उस केस में आप ऑल्टर एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑल्टर एग्जिस्टिंग ले लिया, तो मेन लोकेशन आपके सामने आ जाता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा वेयर हाउस एक है, या एक हमने वेयर हाउस ले रखा है चार बाग में, तो हमने लिख लिया चार बाग, चार बाग वेयर हाउस। और अंडर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लिस्ट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इसको भी हम अपना ही क्रिएट कर सकते हैं। ओनली प्राइमरी होता है तो हम प्राइमरी ले करके एक्सेप्ट करा देंगे। देन अगेन लोकेशन पे जाएंगे, फिर भी आपसे पूछेगा कि वो चार बाग के नाम से एक पड़ा हुआ है, उसी को मॉडिफाई करना है या फिर आपको न्यू क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे? न्यू क्रिएट। इसके बाद दूसरा हमारा वेयर हाउस है इंदिरा नगर वेयर हाउस। तो हमने एक और क्रिएट किया, इंदिरा नगर वेयर हाउस अंडर प्राइमरी और एक्सेप्ट। इस तरीके से जितने भी वेयर हाउसेस हैं आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये था मास्टर क्रिएशन का पार्ट। आपने अभी सीखा कि अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक ग्रुप, लेजर्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड इन्वेंट्री मास्टर्स में आप स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें जीएसटी के जो डिटेल्स हैं उसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था मास्टर क्रिएशन का पार्ट। आपको आप इसको देखें, आप प्रैक्टिस करें। आपको अगर यूजफुल लगता है तो सिंप्लीफाइड टैली के आप सिंप्लीफाइड टैली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए या आपको कुछ कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट में टाइप करें, लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले, अच्छे से अच्छे, हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें विद वेरियस टाइप के एग्जांपल्स के साथ में। और आपको इसके मैक्सिमम आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय।